Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject India's foreign policy. This is your DSC subject, which means it is very important for you. BA program के सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो सीरीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, दिस वीडियो सीरीज़ इज़ फॉर एवरी स्टूडेंट जो DU Sol, NCEEB regular or any other university which has this subject in the syllabus. Then this video series is very important for you, and the reason why you should watch these videos till the end is because every topic you study here will come in your exam in one way or another. आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, एवरी टॉपिक इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड. आपके एग्ज़ाम में जो आ चुका है, जो आ सकता है, वो सभी टॉपिक्स हमने इंक्लूड किए हैं. कोई भी अनरिलेवेंट टॉपिक को नहीं हमने इंक्लूड किया है, एंड सिंपल लैंग्वेज में सारा कंटेंट होने वाला है. तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी टोटल 3 यूनिट्स हैं. ओके, देयर आर 4 यूनिट्स एक्चुअली. 4 यूनिट होने वाली हैं, जिसमें से पहली यूनिट के अंदर हम फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं और क्या क्या इवैल्यूएशन करना पड़ता है. ओके, एंड आई अपोलोजाइज फॉर द हिकअप्स. प्लीज़ ट्राई टू बेयर इट फॉर सम टाइम. सेकेंड यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिया और USA की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया एंड रशिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है. जो कोल्ड वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था? कोल्ड वॉर हुआ था नाटा एंड USSR के बीच में. ठीक है, USSR और नाटा के बीच कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, किस चीज़ के बारे में कोल्ड वॉर हुआ था, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इंडिया और चाइना की क्या फॉरेन पॉलिसी है. ठीक है, एंड इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया के आसपास का नेबरहुड, इश्यूज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है. सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत सारे नेशंस के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का पड़ोस में अच्छा रिलेशन नहीं है. अगर आपका रिलेशन आपके पड़ोस में अच्छा नहीं है, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू, जो कि आज हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इंडिया के पास में पड़ोसी पाकिस्तान, पड़ोसी बांग्लादेश, पड़ोसी चाइना एंड यहाँ पे श्रीलंका, हमें सबसे किसी न किसी प्रकार का थ्रेट है, सबसे, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम. ठीक है, सॉरी. यूनिट 4 के अंदर हम इंडिया इन कॉन्टेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड हम पढ़ेंगे, जहाँ पर इंडिया का नेगोशिएटिंग स्टाइल क्या है, ट्रेड, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, सॉरी, प्रोस्पेक्ट्स एंड इट्स चैलेंजेस. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इंडिया फॉरेन पॉलिसी. सबसे पहले हम समझते हैं फॉरेन पॉलिसी होता क्या है. देखो, अगर एक आसान भाषा में समझाऊँ तो फॉरेन पॉलिसी ना एक सेट ऑफ गोल्स होता है. यहाँ पर कुछ गोल्स को, प्लान्स को, स्ट्रेटजीज़ को जो है मेंशन किया जाता है, और ये गोल्स हम दूसरे नेशंस के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ राइट नाउ अ डेवलपिंग कंट्री. इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, हमारे पास फंड्स की कमी है, हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, और वर्ल्ड बैंक के अंदर अगर आपको लोन चाहिए, किसी भी कंट्री को लोन चाहिए, तो आपके पास 70% आपको एग्री करना पड़ेगा कि भाई 70% अगर कंट्रीज़ आपके हित में हैं तो आपको लोन मिल जाएगा. और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो है अमेरिका. क्यों अमेरिका क्यों प्ले करती है? क्योंकि अमेरिका का शेयर है यहाँ पे 33%. आप 67% तो वोट सभी कंट्रीज से ले लेंगे, लेकिन जब तक अमेरिका नहीं आपको अप्रूव करेगी, कोई भी वोट नहीं ले सकता. और इसीलिए अमेरिका आज टॉप ऑफ द फूड चेन है, क्योंकि पावर ये होल्ड करता है. ओके, ये एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन टेक्निक है, बहुत पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है जो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आपके लिए इतना जानना ज़रूरी था.
ठीक है। तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी, ये सेट ऑफ रूल्स है जो हमारे नेशन के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, हमारे देश के फ़ायदे के लिए, ठीक है, डेवलप करने के लिए हम दूसरे देशों के साथ रिश्ता अच्छा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान, ठीक है, हमारे ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, कल को अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन है दैट इंडिया को कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, रशिया के साथ भी है अच्छा, बट उस लेवल का नहीं कहेंगे, ठीक है। ईरान और राइट नाउ अफ़गानिस्तान के साथ इतना अच्छा रिलेशन है दैट अगर इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले ईरान और अफ़गानिस्तान हमारी मदद करने आएंगे, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ नहीं था, तब इंडिया ने फंडिंग की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, एंड दुश्मनों से लड़ने के लिए एम्यूनिशन हमने प्रोवाइड किया था। ईरान, जब ईरान से कोई भी तेल लेने को तैयार, मतलब कि उस टाइम पे थे रेडी, बट नेगोशिएशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो IRC की कुछ प्रॉब्लम थी, वो एक अलग टॉपिक है। बट इतना जानना ज़रूरी है कि ईरान के जो अभी वॉर के टाइम पे भी इंडिया उसे इनडायरेक्टली काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और ईरान ने हमें ओपनली काफ़ी सपोर्ट किया था जब हमारा पहलगांव अटैक का मैटर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क through which India defines its political, economical, strategical, cultural and diplomatic relations with other nations of the world. दूसरे देशों के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन होना, कल्चरल, डिप्लोमेटिक, जितने भी रिलेशन है वो सब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर आते हैं। अब ये करते क्यों है भाई, कोई तो रीज़न होगा जो इतना कुछ तामझाम करके रखा है। ऑब्जेक्टिव ये है हमारी नेशनल इंटरेस्ट को बचाना। देखो, कोई भी कंट्री सेल्फ सस्टेनेबल नहीं, ठीक है, इवन अमेरिका इज़ नॉट सेल्फ सस्टेनेबल। हमें फॉर एग्जांपल जैसे डेट्स हैं, ठीक है, खजूर है, खजूर हमारे यहाँ कल्टीवेशन होता है बट उस लेवल का नहीं होता जितनी हमें नीड है, तो हमें एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है, तो हमारे पास दुबई से आता है। अब खजूर की जितनी हमें चाहिए थी कल्टीवेशन, उतनी हमारे पास नहीं है, तो हमने एक्सपोर्ट करवा लिया तेल। अब भारत के अंदर तेल नहीं होता है, ठीक है, वो हमें एक्सपोर्ट हमारे पास इंपोर्ट होके आता है ईरान से, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के लिए हमें ज़रूरत है, जो हमें बाहर से चाहिएगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी। आप भी आज जो आप मशीन्स हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी मशीन देखते हैं, MRI की मशीन हो गई है, या फिर और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हमारे इंडिया के अंदर नहीं डेवलप होती है, वो हमें बाहर से, जर्मनी से जो है इम्पोर्ट करानी पड़ती है, करेक्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर नेशन को सेफगार्ड करना, नेशन की डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। Following the attainment of independence in 1947, India adopted an independent, balanced foreign policy rooted in ethical values, emphasizing autonomous decision making without succumbing to the influence of any superpower. अच्छा, 1947 के अंदर जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमारी एथिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग को इंक्लूड किया और कहा कि हम किसी की इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। अब एक चीज़ सोचो कि हमारे पास अगर आज इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होता, अमेरिका कब का ओवरटेक कर चुका होता, ठीक है। अमेरिका बहुत शातिर है, जिस भी कंट्री, जो भी लगता है कि ये कंट्री हमारे लिए थ्रेट हो सकती है, अमेरिका सबसे पहले अपने एजेंट्स भेजेगा वहाँ पे और वहाँ के नेशन को जो है डिमोरलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अमेरिका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। फर्स्ट इज़ चाइना। China is right now the biggest competitor of अमेरिका, ठीक है, एंड अमेरिका चाह के भी चाइना को नहीं फेस कर सकते हैं, दे कांट डू इट। India's foreign policy has been profoundly influenced by Mahatma Gandhi's principle of ahimsa.
अब महात्मा गांधी जी अहिंसा में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, तो हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो वहीं से इन्फ्लुएंस हुई है कि पहले तो हम शुरुआत नहीं करेंगे सॉरी, ये हमारा ट्रेडिशनल एक अप्रोच है, हमारी एथिकल वैल्यूज़ है दैट वी आर नेवर इनिशिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट और एनी सॉर्ट ऑफ वॉर। एंड ये हमारी स्ट्रेटेजी कब से रही है, आप देखो इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कभी भी आप 1971 का वॉर देख लो, सिविल वॉर देख लो, पहलगाम अटैक देख लो, कभी भी इंडिया ने पहला कदम नहीं बढ़ाया, बट जब पानी सिर से ऊपर चला गया वी हैड टू रिप्लाई। सत्या एज वेल एज पंडित जवाहरलाल नेहरूज अप्रोच ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है? देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कहा कि भाई ये टाइम है जब यूएसएसआर का और यूएसए का उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। ये 1946 की बात है, मतलब 1900s की बात है। अब कोल्ड वॉर चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने साइड्स लेना शुरू किया। उस टाइम पे रशिया भी काफ़ी पावरफुल था, अमेरिका की इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छी थी, बट हम कह सकते हैं कि रशिया उस टाइम पे उसका अपर हैंड था। कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन दोनों कंट्रीज़, कोल्ड वॉर क्यों, अब आप सोचेंगे कि वॉर क्यों नहीं किया, कोल्ड वॉर क्यों चल रहा था? वॉर ना करने का रीज़न ये है कि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, एंड ये एक वर्ल्ड की पूरी कंट्रीज़ की एक पॉलिसी है दैट बिना किसी टॉपिक डिस्कस किए, मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि भी ऐसे ही कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर को नहीं यूज़ कर सकती है। ठीक है, आपके पास होगा लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते, और उसके लिए बहुत सारी कंट्रीज़ की आपको सहमति भी चाहिए होती है, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर पावर यूज़ करते हैं सिर्फ आपकी कंट्री के ही अंदर नुकसान नहीं होगा, बहुत सारी आसपास की कंट्रीज़ को नुकसान होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नुकसान देखा जाता है उस चीज़ का। तो थ्रेट आप दे सकते हैं। आपने कितनी बार अभी रिसेंटली कितनी जगह पे सुना होगा, इजराइल कह रहा है न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, ईरान कह रहा है न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, पाकिस्तान कह रहा है, बांग्लादेश कह रहा है। इनके कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि और भी नेशंस इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं, एंड विदाउट देयर प्रॉपर डिस्कशन दे कांट यूज़ न्यूक्लियर पावर सिंपली। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भी देखो, हम ना पूरी दुनिया के अंदर शांति चाहते हैं, तुम्हारा कोल्ड वॉर चल रहा है, चलाओ, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन डोंट आस्क अस टू टेक साइड्स, हमें साइड लेने का मत कहो। वी प्रमोट वर्ल्ड पीस, it means acting independently, that we as a nation we will act independently, we are not influenced either by USSR or America। ठीक है, ना तो हम न्यूट्रल हैं ना हम पैसिव रहेंगे। वी आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स ऑफ आवर कंट्री, हम अपने देश पर ध्यान देंगे। आपका कोल्ड वॉर चल रहा है, चलने दो, वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब है, आज भी हम नॉन अलाइनमेंट हर जगह जो अप्लाई करते हैं। बहुत सारे नेशंस ने, अभी राइट नाउ अमेरिका कह रहा है कि साइड लो, इसराइल के साथ आओ, बट नहीं, ना तो इंडिया इसराइल के साथ है ना ईरान के साथ है। हाँ, हम नीचे से ईरान को सपोर्ट करते हैं, हमारा फ़ायदा है ईरान को सपोर्ट करने में, बट डायरेक्टली कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं गई है जहां पर हम किसी भी एक कंट्री को ओपनली सपोर्ट करें। ओवर टाइम, ड्रिवन बाय shifts in global politics, economic conditions and technological advancements, India's foreign policy has evolved to become more pragmatic, flexible and multi-faceted। अब over the time हमारी foreign policy के अंदर काफ़ी ज़्यादा changes हुए, ठीक है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। देखो, मेजर 5 होते हैं, 5 ऐसे डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो हमारी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है जियोग्राफिकल लोकेशन। इंडिया जो है वो एशिया के सदर्न पार्ट के अंदर है, ठीक है, और ये बॉर्डर शेयर करता है कुछ की नेशंस के साथ, जिनमें से है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। Consequently, India is compelled to maintain balanced and vigilant relations with its neighbors। हर एक इंडिया को ही नहीं, हर एक कंट्री को अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक विजिलेंट रिलेशन बना के रखना पड़ता है, मजबूरी है। As border disputes and security concerns frequently arise, क्योंकि
सिक्योरिटी कंसर्न्स और वो डिस्प्यूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. India's strategic location in the Indian Ocean renders it immensely significant from the perspective of maritime trade, security and international connectivity. हमारा जो इंडियन ओशियन है ये एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है इंडिया की लोकेशन का, क्योंकि ये हमें ट्रेड, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा फ़ायदा देता है. दिस इज़ प्रिसाइजली वाई मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड द सागर्स security and the growth of all the region policy are according to the special prominence within the India's foreign policy framework. और इसीलिए जो सागर हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर है उसे सबसे बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये हमारा इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, ये हमारे रूट्स हैं जहाँ से बहुत बड़ा ट्रेड हमारे पास आता है. इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है. इंडिया बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करवाते, इंडिया इंपोर्ट कराते हैं. तो हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इकोनॉमिक स्टेटस. द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी नेशन इज स्ट्रिक्टली लिंक टू इट्स इकोनॉमिक स्टेटस. भाई किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स इकोनॉमिक स्टेटस. क्या क्या रिसोर्स एंडाउमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह का लेवल ऑफ डेवलपमेंट है. और इंडिया जो है अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है. अब वो चाहे आप टेक्निकल कोलैबोरेशन ले लो, इंटरनेशनल ट्रेड टू फ्यूल इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कौन सी एनर्जी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इंडिया मस्ट कल्टिवेट एंड मेंटेन कोर्डियल रिलेशंस विद द गल्फ नेशंस. हमें उन मेन नेशंस के साथ हमें अच्छा रिलेशन के रखना ही पड़ेगा. एंड अदर रिसोर्स रिच कंट्रीज. इनिशिएटिव्स सच एज आत्मनिर्भर भारत. हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए, ठीक है, मेक इन इंडिया, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया के स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स को, ये हमारी सोच को दिखाते हैं कि अगले विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 years व्हाट डज अ कंट्री प्लान टू डू. ठीक है, कंसोलिडेट इट्स पर्सन विद द ग्लोबल ट्रेडिंग लैंडस्केप. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सिस्टम. इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहाँ पर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, अकाउंटेबल टू पीपल. कंसिक्वेंटली इट्स फॉरेन पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड विद ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक ओपिनियन एंड नेशनल इंटरेस्ट. तो क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड गवर्नमेंट हर एक चीज़ की, मतलब कि गवर्नमेंट को अपनी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, तो पब्लिक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको इस तरीके से लोगों के इंटरेस्ट और उनके ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए ही फॉरेन पॉलिसी को बनाया गया है. The government's leadership, its underlying ideology and prevailing political stability all exert influence on the nature and contours its foreign policy. अब गवर्नमेंट की लीडरशिप क्या है, आइडियोलॉजीज़ क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, ये सब एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी पे. शिफ्ट्स इन फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटाइजेस कैन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द डिफरेंट नेशन एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल द इवोल्यूशन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी टू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस. इंडिया की जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो हिस्टोरिकली हमारी कुछ प्रिंसिपल्स रहे हैं, जैसे शांति, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, वैल्यूज़ दैट आर क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन इट्स फॉरेन पॉलिसी. हमारी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी उसके अंदर वैल्यूज़ डाली गई हैं. ड्राइंग अपॉन इट्स ओन एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल, इंडिया होल्ड्स डीप रिस्पेक्ट फॉर द independence, sovereignty, equality of other nations. India has consistently raised its voice against colonialism, apartheid and injustice while actively advocating for the global injustice. Military power. एक देश के डिफेंस सिस्टम को जज किया जाता है उसकी मिलिट्री पावर के बेसिस पे. अगर अमेरिका की मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाटो के अंदर आज के टाइम पे 32 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, और नाटो को कोई भी कंट्री ऐसे ही नहीं बोल सकता, ठीक है. लाइक चाइना है जो अफोर्ड कर सकती है अमेरिका के खिलाफ जाना, बट
कोई ऐसे ही उनको नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि 32 कंट्रीज़ हैं और सब कह रही है कि हम अपना एम्यूनिशन एक साथ उस देश को करने में लग जाएंगे और उसे बर्बाद कर देंगे, ठीक है। और अमेरिका का मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, लाइक यू कांट इवन इमेजिन। भाई बन के ही सारे वेपन वहीं से आते हैं, तो जो एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास खुद के पास कितना होगा ये सोचो ना, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल पिलर है हमारी किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का। और उस अपने देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने एक मॉडर्न मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर किया है, जैसे न्यूक्लियर डिटेरेंस, forged strategic partnership. India's nuclear doctrine is anchored in the principle of no first use. हमने ये प्रिंसिपल किया है कि हम इसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे. A stance that underscores its commitment to the peaceful orientation. एक ऐसा स्टांस जो कमिट करता है, जो हमारा एक विश्वास दिखाता है कि हम जो है शांति चाहते हैं. सेकंड पर चलते हैं इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स. 4 इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला है हमारा ग्लोबल पावर बैलेंस. द पावर बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वर्ल्ड्स मेजर पावर्स सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. ये 3 हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. इंडिया endeavors to maintain a delicate equilibrium among these powers in order to effectively safeguard its national interests. The current landscape of a multipolar world offers India a wider array of opportunities. आज का जो लैंडस्केप है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर मतलब कि एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्रीडम टू डू बिजनेस वेयर एवर एंड वेन एवर, ठीक है. ये एक वन ऑफ द है, बाकी और भी चीज़ें हैं. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया के पास. एक बहुत ही बड़े लेवल पर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जैसे जापान के साथ हमारा अभी एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है. इंटरनेशनल organizations such as United Nations, World Trade Organization and the International Monetary Fund play a pivotal role in shaping India's policy. ये हमारी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा शेप करते हैं. इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म से इंडिया इंश्योर करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज, वर्क्स टू प्रोटेक्ट इट्स ओल्ड इंटरेस्ट्स. इंडिया ऑल्सो एक्टिवली परस्यूज अ परमानेंट सीट ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है. अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे UN सिक्योरिटी काउंसिल क्या है. देखो, ये मतलब कि एक इट इज़ वन, इसे कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिनमें से ये एक है. और इसका काम होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना. यहाँ पर इंडिया आता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है. ग्लोबल चैलेंजेस क्या है, इश्यूज़ हमें देखने पड़ रहे हैं, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स जैसे कोविड-19, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, एनर्जी क्राइसिस, far-reaching global implications. India actively promotes international cooperation to address these challenges and plays a proactive role in seeking their resolution, ठीक है. Relations with neighboring countries. Relation with the neighboring nations holds immense significance. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हमने बनाई थी, वो कहती है कि इंडिया स्ट्राइव्स टू फोस्टर कोऑपरेशन. इंडिया कोऑपरेशन करना चाहती है, डेवलपमेंट करना चाहती है, अपने पड़ोसियों पर विश्वास करना चाहती है. और इंडिया ऑल्सो स्ट्रेंथन्स इट्स टाइज टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज SAARC एंड BIMSTEC, ठीक है. दिस इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रेगुलर कोऑपरेशन. And this one means Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है. देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन पॉलिसी का, हमारे देश के इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखना. भाई अपने देश की डेवलपमेंट तो हमें ही करनी पड़ेगी ना. तो इंडिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट, जैसे सिक्योरिटी, सॉवरेंटी मतलब द पावर ऑफ अ नेशन टू गवर्न इटसेल्फ, ठीक है. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. To this end, India establishes strategic partnership with various nations. Next is promotion of global peace. इंडिया ने
जो है कंसिस्टेंटली पीस, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन के अंदर बहुत बड़ा हाथ दिया है। ये एम्फसाइज करता है इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएटिंग रादर देन वॉरफेयर। लड़ाई करने से अच्छा नेगोशिएट करना, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इट्स फॉरेन पॉलिसी इंडिया प्रमोट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस। दिस फैसिलिटेट्स द कंट्रीज इकोनॉमी टू प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाएगा और ये जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड्स में भी अच्छा करने में मदद करेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडिया जो है ग्लोबल इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहती है कोऑपरेशन के साथ। किन के साथ? दूसरे नेशन के साथ कोऑपरेशन करके, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑल्सो सर्व्स टू बूस्ट इंडियाज़ ग्लोबल इमेज एंड इन्फ्लुएंस, और ऐसा करने से हमारी इमेज और इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। प्रिंसिपल्स क्या है? पंचशील प्रिंसिपल्स। पंचशील प्रिंसिपल्स क्या है? ये होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, respect for sovereignty, non-interference in internal affairs, equality, peaceful coexistence from the bedrock of India's foreign policy। ये हमारे bedrock का यहाँ पर मतलब है ये हमारा एक strong foundation है, जहाँ पर हम mutual respect में believe करते हैं। हम किसी भी देश के उनको गवर्न करने का जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। किसी भी इंटरनल अफेयर में हम नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। इक्वालिटी और पीस ऑफ कोएग्जिस्टेंट पीस को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट, कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई बाय रिफ्रेनिंग ज्वाइनिंग एनी पावर ब्लॉक। किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। हमने कहा भी ना तो हम यहाँ आएंगे ना हम यहाँ आएंगे, हम तो खुद में रहेंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू इनेबल इंडिया टू मेक इट्स ओन डिसीजंस एंड प्रिजर्व इट्स इंडिपेंडेंस। हम किसी भी देश के साथ नहीं मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। इन द कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट द अप्रोच वॉज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इंडिया का मानना है कि हमारे आसपास के नेशंस के साथ पीस बना के रखना, कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल ग्लोबल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नॉन वायलेंस एंड डायलॉग, इंडिया जो है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है रादर देन वारफेयर। भाई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो ना, लड़ाई क्यों करने आ रहे हो, ठीक है। और हम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मानते हैं। दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। ये हमें सिखाता है कि गांधी जी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। अंडरस्कोर्स द एथिकल डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, अब भी चैलेंजेस भी हैं। जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मैंने जैसे आपको पहले बताया हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने पड़ रहे हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स होना, टेररिज्म होना, पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद सर्टेन नेबरिंग नेशंस, ठीक है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान और चाइना के साथ हमें ये दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं। ओके, these tensions complicate India's foreign policy landscape, necessitating constant vigilance and delicate balancing act. Next is terrorism. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे भारत के लिए, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली इंडिया इज़ कंपेल्ड टू मोबिलाइज सपोर्ट अगेंस्ट टेररिज्म ऑन वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया ने जो है मोबिलाइज किया है टेररिज्म को, कहा है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी नेशंस ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं उनको बंद करना चाहिए, ठीक है। Pressures of global politics. Due to the rivalry among the major global powers and attendant political pressures, India is required to maintain a delicate balance. क्योंकि बहुत मतलब कि मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ राइवलरी होना बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, एंड पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ तो हमारे खुद के जो हमें थ्रेट फेस करने, कुछ हमारी रिलेशंस की वजह से इंडिया को एक डेलिकेट बैलेंस बना के रखना पड़ता है डिप्लोमेटिक कंडक्ट के अंदर, ठीक है। ये सिचुएशन जो है कभी कभी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल अच्छा दे सकती हूँ। ड्यूरिंग द 1971 वॉर, जब पाकिस्तान हार चुका था बांग्लादेश को, 93,000 उनके सोल्जर्स हमारे कब्जे में थे। उस टाइम पे एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पर हमारी इंदिरा गांधी जी
our first lady prime minister, our respected prime minister, वो मिली पाकिस्तान के पीएम से एंड उन्होंने कहा वो पीओके वापस लेना चाहती थी। उस टाइम पे उनका इंटेंशन था, लेकिन मीटिंग से जस्ट पहले, अब उसके अंदर उन्होंने सोचा था कि ये 93,000 इनके हैं तो मेरे पास, इसके बदले में मैं पीओके मांगूंगी, क्योंकि पाकिस्तान से भी उनके पास जो है बहुत बड़ा ये आ रहा था कि हमारे लोगों को छुटा के लाओ, क्योंकि 93,000 उनका 1/3 हमारे पास जो है फोर्स था। ठीक है, पाकिस्तानी सोल्जर्स टोटल 1/3 हमारे पास था, यानी कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट था हमारे पास। तो ठीक कॉन्फ्रेंस से पहले इंदिरा गांधी के पास यूएसएसआर का फ़ोन आया, लाइक रशिया से उनको फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हमने आपकी मदद की क्योंकि पाकिस्तान ने पहले शुरुआत की थी, लेकिन अगर आप अभी पीओके का मामला छेड़ेंगे, आपने अगर शुरुआत की तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। एंड क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट कुछ साइन किया था, कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी बहुत सारी थी, कुछ पेपर वर्क भी था, बट आप समझ लो कि उस टाइम पे वो उनका इंटेंशन था, लेकिन वो ले नहीं पाई फॉरेन पॉलिसी की वजह से। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कभी कभी ये जो रिलेशंस है ये चैलेंजिंग बना देते हैं डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, एज अ डेवलपिंग नेशन इंडिया फेसेस लिमिटेशंस रिगार्डिंग रिसोर्सेज को लेकर हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी रहती है। Consequently, it is unable to play an equally effective role across the every sphere of international engagement. हर एक engagement में हम नहीं आगे पहुंच पा रहे हैं। 5 internal issues हैं, कौन कौन से? Poverty, गरीबी, unemployment, population growth, social inequality also influence foreign policy. और इन्हीं issues की वजह से attention to external affairs is sometimes diminished. ठीक है, कंक्लूजन पर आते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक बैलेंस्ड इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, ठीक है, जिसे हमने एथिकल वैल्यूज़ से स्टार्ट किया है, विच अकॉर्ड्स इक्वल इम्पॉर्टेंस टू बोथ नेशनल एंड इंटरेस्ट एंड ग्लोबल पीस। इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग ग्लोबल सर्कमस्टांसिस, इंडिया हैज़ मेड इट्स फॉरेन पॉलिसी मोर pragmatic, फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव। हमारी ग्लोबल सर्कमस्टांसिस को सुधारने के लिए इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी को फ्लेक्सिबल बना दिया है, ठीक है, ताकि प्राइवेटाइजेशन आए, लिबरलाइजेशन आए और मतलब कि इकोनॉमी बढ़े देश की। तो टुडे इंडिया इज़ फर्मली फुलफिलिंग इट्स रोल एज एन इमर्जिंग ग्लोबल पावर एंड इज़ actively participating in various international forums. In the future as well, the objective of India's foreign policy will remain to promote peace. आगे भी हमारा हमेशा ये रहेगा कि शुरुआत हम नहीं करेंगे पहले, लेकिन अगर आपने शुरुआत की तो हम आपको फिर मुंह तोड़ जवाब देने में कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहीं पर हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने फॉरेन पॉलिसी के बारे में समझा, हमने इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, इसकी लिमिटेशंस के बारे में जाना, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बिकॉज it really is a very interesting topic and many more videos are coming your way. अभी हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट को भी कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। इफ़ यू स्टडी डीप इन टू इट यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोज़ एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि वी आर ट्राइंग, वी विल डेफिनेटली कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ DU एंड आपके सभी सब्जेक्ट्स अगर हम कवर करेंगे, और क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है, और अगर आप नहीं पढ़े तो आपको नुकसान हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।